नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करते हैं, हमने पीछे में कई सारे मॉड्यूल को पढ़ा है ना। 6 मॉड्यूल तक पढ़ चुके हैं। अब हमारा अगला मॉड्यूल होगा 7 नंबर का मॉड्यूल, है ना, जो हमारे कंपोनेंट के बारे में होंगे। ठीक है, या कौन से कंपोनेंट है हमारे? सक्रिय और निष्क्रिय कंपोनेंट, है ना। तो नया मॉड्यूल आप लोग बना सकते हैं, मॉड्यूल नंबर 7। ठीक है, मॉड्यूल 7 क्या है हमारा? एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट। ठीक है, सक्रिय और निष्क्रिय घटक के बारे में क्या है हमारा 7वां मॉड्यूल है। ठीक है, अब इसमें जो पहला टॉपिक होगा हमारा होगा सक्रिय और निष्क्रिय घटक क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला है इसमें पैसिव कंपोनेंट। ठीक है, पैसिव कंपोनेंट क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयुक्त होने वाले प्रतिरोधक, संधारित्र तथा प्रेरक जैसे अवयव निष्क्रिय अवयव कहलाते हैं। ये अवयव स्वयं विद्युत संकेतों को प्रवर्धित या संसाधित करने में सक्षम नहीं होते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनको निष्क्रिय कंपोनेंट बोला जाता है ना। उनमें से कौन कौन आते हैं? प्रमुख रूप से आते हैं हमारे रेसिस्टर हो गए, कैपेसिटर हो गए और इंडक्टर हो गए। ठीक है, ये 3 प्रकार के जो हमारे कंपोनेंट होते हैं ये मुख्यतः निष्क्रिय कंपोनेंट में आते हैं। ठीक है, बोला कि ये जो हमारे निष्क्रिय कंपोनेंट होते हैं ये विद्युत संकेतों का प्रवर्धन और उसका जो है संसाधित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, विद्युत संकेत को प्रवर्धित करने में सक्षम नहीं होते हैं। आगे बोला, यद्यपि ये अवयव इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में सक्रिय घटकों के समान ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है, ऐसा नहीं है कि ये विद्युत संकेतों का प्रवर्धन नहीं कर पा रहे हैं तो ये निष्क्रिय हो गए हैं यानी काम के नहीं है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये भी क्या होते हैं, जैसे सक्रिय घटक हमारे काम के होते हैं वैसे निष्क्रिय घटक भी क्या होते हैं, परिपथ में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आगे बोल रहा है, निष्क्रिय अवयवों की सहायता के बिना विद्युत संकेतों को प्रवर्धित करने के लिए ट्रांजिस्टर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो बिना हमारे जो निष्क्रिय कंपोनेंट है इनके बिना सहायता के कोई भी प्रवर्धन कार्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अकेले ये कर नहीं सकते हैं लेकिन इनके साथ और भी घटक जो है वो प्रवर्धन का कार्य नहीं कर सकते हैं, यानी ये महत्वपूर्ण होते हैं। निष्क्रिय अवयवों के साथ बनने वाले परिपथ विद्युत परिपथ नियमों का पालन करते हैं, जैसे ओम का नियम या किरचॉफ का नियम। ठीक है, तो जो निष्क्रिय अवयव हैं इनके साथ जो बनने वाले हमारे परिपथ होते हैं या निष्क्रिय कंपोनेंट जो होते हैं वो हमारे ओम के नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो हमारे क्या कहलाते हैं, निष्क्रिय घटक। अब इसमें 3 कंपोनेंट मेन होते हैं, हमारा प्रतिरोध जिसको बोला जाता है, और दूसरा होता है हमारा प्रेरक होता है जिसको हम लोग इंडक्टर बोलते हैं, और तीसरा होता है हमारा संधारित्र। ठीक है, ये हमारे 3 मुख्य क्या है, कंपोनेंट है जो निष्क्रिय में आते हैं, है ना। अगला है हमारा सक्रिय कंपोनेंट। क्या है सक्रिय कंपोनेंट? बोले कि इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रतिरोधकों, संधारित्र तथा प्रेरकों के अतिरिक्त अन्य अवयवों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में इन 3 के अलावा जो भी और हमारे कंपोनेंट या अवयव इस्तेमाल होते हैं उनको क्या बोला जाता है, हमारा सक्रिय कंपोनेंट बोला जाता है। उसमें हमारे कौन कौन से आते हैं? ट्रांजिस्टर आता है हमारा, डायोड आता है, वैक्यूम ट्यूब आता है, SCR आता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर बोला जाता है, डायक, जेनर डायोड, ट्रायक, उपरोक्त बहुत सारे हमारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनको सक्रिय कंपोनेंट बोला जाता है। ये क्या कर सकते हैं, ये सिग्नल का प्रवर्धन कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सक्रिय कंपोनेंट बोलते हैं। आगे बोल रहा है कि ये अवयव जो होते हैं ये ओम के नियम यानी किरचॉफ के नियम का पालन नहीं करते हैं। इन घटकों को क्या कहा जाता है, सक्रिय घटक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, चित्र में बहुत सारे हमारे सक्रिय घटक के बारे में बताया गया है। ठीक है, बहुत क्या, 2-4 ही बताए गए हैं। तो ये क्या हमारा ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर एक प्रकार का क्या है, हमारा सक्रिय घटक है। ट्रांजिस्टर का नीचे में सिंबल दिया गया है। ठीक है, ये आगे हम लोग सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे इन सब चीजों को। ठीक है, तो वहां भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ नाम आपको पता होना चाहिए, एनपीएन होता है, पीएनपी होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर देखने में ऐसा होता है फिजिकल रूप से, और उसका सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, गेट, एनोड और कैथोड 3 प्रकार के उसमें क्या, वो तो SCR होगा। ठीक है, नीचे क्या दिया हमारा, SCR है। ठीक, हाँ, तब अब हम इसमें पढ़ेंगे एक एक जो हमारे निष्क्रिय अवयव हैं, एक एक अवयव के बारे में पढ़ेंगे, है ना। निष्क्रिय कंपोनेंट जो 3 है हमारे, पहला हम पढ़ेंगे उसमें प्रतिरोध। ठीक है, तो जो हमारा निष्क्रिय अवयव का पहला जो मुख्य टॉपिक होगा क्या होगा, प्रतिरोध। इसके बारे में हम लोग पूरा देखेंगे क्या क्या होता है प्रतिरोध। नाम से जैसे पता चल रहा है कि प्रतिरोध क्या होता है हमारा, प्रतिरोध जो क्या करता है, किसी के प्रति अवरोध उत्पन्न करता है, वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है,
तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में कुछ ना कुछ प्रतिरोध करेगा, जैसे धारा के क्षेत्र में कुछ प्रतिरोध करेगा। बोल रहा है प्रतिरोध इलेक्ट्रॉनिक अवयव होते हैं जिनका उपयोग किसी विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में धारा प्रवाह को कम करने या सीमित करने या विरोध करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा प्रतिरोध होता है मुख्यतः सर्किट में लगाते हैं, विद्युत परिपथ में लगाते हैं, जो क्या करता है करंट के प्रवाह में क्या करता है अवरोध उत्पन्न करता है, इसलिए इसको बोला जाता है प्रतिरोध। ठीक है, यानी करंट को जाने नहीं देता है आसानी से, यानी उसको कम कर देता है, उसके मान को क्या करता है कम कर देता है, उसको बोला जाता है हमारा प्रतिरोध। ठीक है, अब प्रतिरोध यहाँ पे कुछ दिया गया है कि कैसे हमारा जो विद्युत धारा है उसके मान को कैसे कम करता है, नीचे में चित्र के माध्यम से बताया गया। यहाँ पर एक बैटरी है, ठीक है, अगर डायरेक्ट क्या किया गया इसको बल्ब से जोड़ दिया गया है तो बल्ब क्या करता है अधिक चमकता है, लेकिन अगर इसके बीच में नीचे में चित्र दिया है कि अगर कुछ इसमें क्या किया गया हमने रजिस्टर लगा दिया। ठीक है, क्या लगाया हमने बैटरी के साथ में रजिस्टर को हमने जोड़ दिया है, इसका मान क्या है 1000 ओम का रजिस्टर है, तो अभी बल्ब तेजी से चमक रहा था, अब क्या हुआ बल्ब धीरे से चमकेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जितना करंट जा रहा था रजिस्टर की लगने की वजह से पूरा करंट नहीं जा पा रहा है, कुछ करंट रजिस्टर क्या करता है रोक लेता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है प्रतिरोध। किसी भी सर्किट में क्या लगा दिया है हमने प्रतिरोध लगा दिया तो ये विद्युत धारा के मान में क्या करता है अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रतिरोध। कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको हमेशा हम लोग सीरीज पहले जैसा भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। तो अभी हमने इसमें क्या करा, दो सर्किट देखा है ना, दोनों सर्किट अलग अलग हैं। इसमें एक में क्या है बिना प्रतिरोध का है तो ज्यादा ग्लो करता है, और एक क्या है उसमें प्रतिरोध लगा हुआ है तो उसका जो ग्लो करने का है वो क्या हो गया कम हो गया, है ना। आगे देखते हैं प्रतिरोध क्या होता है। बोल रहा है कि प्रतिरोध उन सामग्री से बने होते हैं जिनकी चालकता चालक और अचालक के बीच में होती है। ठीक है, यानी प्रतिरोध को हम उस मटेरियल से बनाते हैं जिसमें क्या ना तो पूरी तरीके से चालक होता है ना तो पूरी तरीके से अचालक होता है, यानी बीच का होता है लगभग, है ना। इसका अर्थ है कि प्रतिरोध बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उतने नहीं होते हैं जितने कि चालक में होते हैं। ठीक है, तो कभी भी जब करंट फ्लो होता है तो सारा खेल उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का होता है, तो हम प्रतिरोध उन मटेरियल से बनाएंगे कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा नहीं होगी जैसा कि चालक में होता है ना। तो उस हिसाब से क्या करते हैं हम अपना प्रतिरोध को बनाते हैं। आगे कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग सामान्यतः प्रतिरोधक बनाने के लिए किया जाता है ना। तो सामान्य रूप से हम लोग प्रतिरोध बनाने के लिए कार्बन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि कार्बन क्या है ना तो चालक है ना तो अचालक है। आगे बोल रहा है कि जब एक प्रतिरोध के माध्यम से बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉनों के मुक्त प्रवाह का विरोध होता है। ठीक है, बोला कि हाँ जब प्रतिरोध के माध्यम से क्या होता है बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो क्योंकि उसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन रहते नहीं है तो क्या होता है वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में असमर्थ होता है। फ्लो करता है लेकिन उतना अधिक नहीं करता है। ठीक है, तो अलग अलग मान के हिसाब से क्या होता है अलग अलग उसका प्रतिरोध होता है। आगे है इस विरोध के परिणाम स्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जब क्या करेगा इलेक्ट्रॉन का अवरोध करता है तो हमारा जो प्रतिरोध होता है उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। अगला क्या है इसमें, अगला है हमारा प्रतिरोध की इकाई, है ना। प्रतिरोध का इकाई या प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधक के धारा प्रवाह को सीमित करने के गुण को प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई प्रतिरोधक है उसमें अगर धारा प्रवाह को ब्रेक करने का गुण है तो क्या कहलाता है हमारा प्रतिरोध कहलाता है या प्रवाह को सीमित करता है। प्रतिरोध का मान या मात्रा ओम नामक इकाई में मापा जाता है जिसे प्रतीक के रूप में निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो ओम इस तरह का एक सिंबल होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ओम का सिंबल, और उसका नाम क्या होता है ओम। जब भी हम किसी भी प्रतिरोध का मान लिखेंगे तो उसके बाद में क्या लिखते हैं इकाई में ओम लिखते हैं, या तो ऐसा सिंबल लगा देते हैं तो समझ जाएंगे कि ओम या प्रतिरोध का मान बता रहा है। आगे प्रतिरोधों को निष्क्रिय उपकरण कहा जाता है क्योंकि उनका प्रतिरोध मान तब भी नहीं बदलता है जब आरोपित वोल्टेज या धारा का स्तर बदल जाता है। ठीक है, तो प्रतिरोधों को निष्क्रिय उपकरण इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि प्रतिरोध का मान तब भी नहीं बदलता जब उसमें धारा का मान या वोल्टेज का मान क्या होता है चेंज हो जाता है। मान लीजिए किसी सर्किट में प्रतिरोध लगाया गया, अगर उसमें धारा बढ़ती है उसमें वोल्टेज बढ़ता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसको निष्क्रिय घटक भी कहा जाता है। साथ ही आरोपित वोल्टेज एसी या डीसी होने पर भी प्रतिरोध क्या होता है समान रहता है। ठीक है,
तो प्रतिरोध निष्क्रिय घटक है, ऐसा नहीं है कि उसको एसी में यूज कर सकते हैं डीसी में नहीं, है ना। तो जो प्रतिरोध है वो क्या हमारा निष्क्रिय घटक है, इसलिए उसको हम एसी और डीसी दोनों में इस्तेमाल उसका कर सकते हैं। हाँ, आगे क्या है, यहाँ पे प्रतिरोध को न्यूनतम से अधिकतम मान तक हो सकते हैं, है ना। तो उस तरह से इनका क्या अलग अलग मान दिया गया है, ठीक है। 1000 है तो इसको क्या बोल सकते हैं, 1 किलो ओम बोल सकते हैं, यानी 1 किलो ओम। तो ये हम लोग यूनिट में भी पढ़े थे, किलो क्या होता है, मेगा क्या होता है, इस तरह की चीजें, है ना। इसको अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। अगला है हमारा प्रतिरोधों का वर्गीकरण, ठीक है। तो आगे है प्रतिरोधों का वर्गीकरण, ठीक है। अब देखते हैं प्रतिरोध को हम कैसे कैसे विभाजित करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है उसके बारे में देखते हैं। प्रतिरोध को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है, पहला क्या है फिक्स और दूसरा क्या है हमारा वेरिएबल। फिक्स का मतलब होता है कि प्रतिरोध का जो मान होता है उसको फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। ये जो मान होते हैं ये जब मैन्युफैक्चरिंग जहां होता है वहां पे ही इसका मान निर्धारित कर दिया जाता है कि इस प्रतिरोध का मान इतना है हमारा। और एक होता है हमारा वेरिएबल प्रतिरोध, ठीक है। वेरिएबल प्रतिरोध इस तरह से उसको डिजाइन किया जाता है कि आवश्यकता के अनुसार हम उसके वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे कैसा होता है। तो पहला इसमें देखते हैं क्या है हमारा स्थिर मान प्रतिरोध, ठीक है, फिक्स वैल्यू रजिस्टर। इसका ओमिक मान निश्चित होता है, यह मान उपयोगकर्ता द्वारा नहीं बदला जा सकता। अधिकांश अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए मानक निश्चित मानों के प्रतिरोधों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो जो हम अधिकांश यानी जो मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं वो फिक्स रेजिस्टेंस वैल्यू वाले रेजिस्टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग उपयोगकर्ता के द्वारा इसके मान को नहीं बदला जा सकता है, जहां मैन्युफैक्चर होता है वहीं से इसका मान आता है अपने आप फिक्स करके। स्थिर प्रतिरोध विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करके और विभिन्न तरीकों से निर्मित होते हैं। प्रयुक्त पदार्थ और उनके निर्माण विधि या प्रक्रिया आधार पर प्रतिरोधों के मान हाँ के विभिन्न नाम नहीं मान होते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि स्थिर मान प्रतिरोधों को प्रयुक्त पदार्थ और प्रकार हाँ पदार्थ के प्रकार और बनाने की प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। तो जिस तरह से हमारा मटेरियल होता है, जिस प्रकार के मटेरियल से बनाया जाता है, तो उस प्रकार से उसका अलग अलग क्या होता है, नाम भी होता है हमारा फिक्स प्रतिरोध का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ हमारे फिक्स वैल्यू रजिस्टर जो हैं इनके नाम दिए गए हैं जो अलग अलग मटेरियल से बनाए जाते हैं। पहला क्या है हमारा कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर है, दूसरा है वायर बाउंड रजिस्टर, तीसरा फिल्म है, चौथा है हमारा प्रिंटेड रजिस्टर रजिस्टर, ठीक है। प्रिंटेड में क्या क्या आता है हमारा हमारा कार्बन फिल्म आता है, फिर मेटल फिल्म आता है, फिर मेटल ऑक्साइड फिल्म रजिस्टर आता है, सिरेमिक रजिस्टर आता है हमारा, उसके बाद इंटीग्रेटेड रजिस्टर आता है, ठीक है। तो ये सब ऐसे रजिस्टर हैं जिनका मान क्या होता है, फिक्स होता है, वेरिएबल नहीं होता है। इनको अलग अलग इनके नाम हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, है ना। अब इसमें से हम एक पढ़ेंगे अपना, पहला जो हमारा होगा फिक्स नाम मान वाले में वो होगा हमारा कार्बन संघटक प्रतिरोध या कार्बन कंपोजिशन रेसिस्टर, ठीक है। इसका संरचना के बारे में देखेंगे, है ना। बोला कि ये अन्य प्रकारों में सबसे सामान्य और किफायती है। सबसे सरल प्रकार की कार्बन संरचना प्रतिरोधों का संक्षिप्त निर्माण विवरण, है ना, जिसे सामान्यतः कार्बन प्रतिरोध कहा जाता है, चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। ये चित्र है हमारा, ठीक है। चित्र में क्या है हमारा कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, दो हमारे टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल ए और बी बोला जाता है उनको, नाम जैसा भी आप दे सकते हैं। उसके बाद इसमें एक मटेरियल अंदर भरा जाता है, फिर उसके बाद एक और मटेरियल से ऊपर लेपन करा जाता है ना। उस तरह से क्या करा जाता है, इसको बनाया जाता है। हाँ, जब इस चित्र को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें पार्ट ए है हमारा, है ना, पार्ट बी है, पार्ट सी है और पार्ट डी है। इस तरह से क्या है कई सारे पार्ट में इसको बनाया गया है, लेकिन ये क्या है सब कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर है। बोल रहा है बारीक पाउडर कार्बन या ग्रेफाइट ए फिलर और बाइंडर का मिश्रण क्षण में बनाया जाता है या वांछित आकार में निकाला जाता है, ठीक है। टिन किए गए तांबे से बने लेड बी को बॉडी या तो सोल्डरिंग या एम्बेडेड सी द्वारा बॉडी में जोड़ा जाता है ना। असेंबली के चारों ओर फिनोलिक या बैकेलाइट की एक सुरक्षात्मक परत या ट्यूब होती है, ठीक है। तो ये पूरा इसका संरचना के बारे में बता दिया गया है। क्या होता है कि बारीक पाउडर होता है किसका, कार्बन का या ग्रेफाइट का, ठीक है। जो इसमें कुछ क्या होते हैं मिश्रण क्षण के द्वारा क्या करा जाता है, बनाया जाता है। यानी ग्रेफाइट का क्या लिया, पाउडर ले लिया, ठीक है। पाउडर को एक जगह एकत्रित कर लिया गया, फिर ठीक है, या एक बोलो कि सांचे में उसको रख दिया गया। उसके बाद इसमें दो टर्मिनल हमारे निकाल दिए जाते हैं। उन टर्मिनल वो कापर के बने होते हैं हमारा, या तो उनको हम लोग क्या करते हैं सोल्डरिंग कर देते हैं, या एम्बेडेड मेथड से ही क्या करते हैं उसको
बनाते हैं। ठीक है, तो बी और सी क्या हो गए, हमारे तांबे के तार हो गए। बी हो गया ये तांबे का तार, और इसका क्या है, सोल्डरिंग या एम्बेडेड मेथड से इसको इसमें फिट कर दिया जाता है। आगे जो ये हमारी असेंबली बनी होती है, इसके चारों तरफ क्या होता है, ये सब क्या है, हमारे बैकेलाइट की क्या होती है, सुरक्षात्मक कवर चढ़ाई जाती है, ताकि इसको फिजिकल स्ट्रेंथ मिल सके। और मान लीजिए कहीं रखते हैं या कभी झटका लगता है सर्किट में, तो ये टूटे नहीं। ठीक है, तो बैकेलाइट का क्या क्या करा जाता है, एक सुरक्षात्मक परत क्या करा जाता है, इसके ऊपर ढाला जाता है। अंत में इसका प्रतिरोध मान इसकी बॉडी पर अंकित कर दिया जाता है, यानी इसके ऊपर में क्या करा जाता है, इसके प्रतिरोध के मान को क्या कर देते हैं हम लोग, अंकित कर देते हैं। तो इसको बोला जाता है कार्बन कंपोजिशन रेसिस्टर, यानी इसका जो मेन कंपोजिशन है वो कार्बन से मिलाकर बनाया गया है। आगे हमारा पावर रेटिंग। पावर रेटिंग क्या होता है, जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, जब किसी प्रतिरोध से धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। हम सबको पता है कि जब कभी कंडक्टर से क्या होता है हमारा, या प्रतिरोध से क्या होता है, जब हमारा धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है ना। प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोधक के एक्रॉस आरोपित वोल्टेज और प्रतिरोधक के माध्यम से परिणामी धारा के गुणनफल के समानुपाती होता है, जिसे इसे गुणनफल वी आई को पावर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो जो हमारा प्रतिरोधक में जो भी हमारी ऊष्मा उत्पन्न होती है, वो क्या होता है, वो उस पर आरोपित वोल्टेज और उसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है उसके मान पर निर्भर करता है। और V और I के इस गुणनफल को क्या करा जाता है, पावर के रूप में जाना जाता है। P बराबर V इंटू आई। ठीक है, पावर जितना बढ़िया होगा इसका, उसी हिसाब से क्या होता है, उसमें ऊष्मा जनरेट होती है। और वो डिपेंड करता है हमारा किस पे, वोल्टेज और करंट पर, कि वो कितना वोल्टेज पे और कितना करंट पर क्या कर रहा है, हमारा वर्क कर रहा है। आगे हमारा एक प्रतिरोधक का भौतिक आकार ऊष्मा क्षय को नष्ट करने के लिए पर्याप्त रूप से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा प्रतिरोधक है उसका क्या भौतिक आकार जो होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि जितनी ऊष्मा उसमें उत्पन्न हो रही है प्रतिरोधक में, वो सारी ऊष्मा क्या हो, इन्वायरमेंट में उसका क्षरण हो जाए। ठीक है, तो ऐसा संतुलन बनाते हुए उसके आकार को क्या करना है, निर्धारित करना है। आगे भौतिक आकार जितना अधिक होगा, प्रतिरोध उतनी ही अधिक ऊष्मा उत्सर्जन करेगा। ठीक है, हाँ, तो प्रतिरोध जितना अधिक होगा क्या होगा, उतना अधिक क्या होगा, उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। आगे बोल रहा है कि इसे प्रतिरोधों की पावर रेटिंग या वाट क्षमता के रूप में क्या करा जाता है, जाना जाता है। विभिन्न पावर रेटिंग का सामना करने के लिए प्रतिरोधों का निर्माण किया जाता है। यदि V और I के गुणनफल उस अधिकतम वाट क्षमता से अधिक हो जाता है तो प्रतिरोधक नष्ट हो सकता है, या जलने के परिणाम स्वरूप समस्त प्रतिरोधक अभिलक्षण क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बोला कि जो भी हमारा कोई प्रतिरोध है उसका जितना भी पावर रेटिंग है, उस पावर रेटिंग के हिसाब से क्या होता है, उसमें ऊष्मा जनरेट होती है ना। अगर ऊष्मा ज्यादा जनरेट होगी तो क्या होगा, हमारा जो प्रतिरोध होता है वो जल जाता है या नष्ट हो जाता है। किसी भी सर्किट में लगा है तो सर्किट को भी क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो कहने का मतलब है कि जितना उसका पावर रेटिंग है उसको उसी हिसाब से उसका क्या करना है, इस्तेमाल करना है। आगे हमारा प्रतिरोध का मान कोडिंग योजना। ठीक है, प्रतिरोध को के मान को क्या करा जाता है, कोडिंग के फॉर्मेट में उसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, बोला कि परिपथ में प्रतिरोधों का उपयोग करने के लिए परिपथ के प्रकार के आधार पर जिसमें इसका उपयोग किया जाना है, एक विशेष प्रकार मान और प्रतिरोधक की वाट क्षमता का चयन करना है। ठीक है, तो जिस हिसाब से हमको परिपथ में जिस वोल्टेज में जिस पावर में क्या करना उसको लगाना है, उस हिसाब से क्या करना, हमको उसका चयन करना चाहिए जो हमारा प्रतिरोध होता है। आगे है, इसलिए किसी भी परिपथ में इसका उपयोग करने से पहले प्रतिरोध के प्रकार मान और पावर रेटिंग की पहचान करना नितांत आवश्यक है ना। जब भी हम कभी परिपथ में क्या करते हैं, अपना प्रतिरोध लगाते हैं, तो उसका हमको क्या पता होना चाहिए, उसका हमको पावर रेटिंग पता होना चाहिए। ठीक है, और प्रतिरोध का मान पता होना चाहिए, ताकि अच्छे से उसका हम लोग उपयोग कर सके। किसी विशेष प्रकार के प्रतिरोधक का चयन उसके भौतिक स्वरूप के आधार पर संभव है ना। तो इसमें क्या है कि हाँ, उसका जो विशेष प्रकार का हम लोग उसका उपयोग करते हैं, उसके भौतिक आकार पर क्या करता है, वो निर्भर होता है। आगे हमारा प्रतिरोध कलर बैंड कोडिंग। ठीक है, जो भी हमारा प्रतिरोध होता है जो हम सामान्य रूप से इस्तेमाल करते हैं, वो प्रतिरोध हमारा देखने में ऐसा होता है। उसकी बॉडी पर क्या होते हैं, हमारे 4 बैंड का अगर रजिस्टर है तो 4 कलर आपको दिखेंगे। इसे 5 बैंड का है तो 5 दिखेगा, 6 बैंड है तो 6 दिखेगा। ठीक है, इस बैंड संख्या के आधार पर हम क्या करते हैं, अपने प्रतिरोध का मान निकालते हैं। ठीक है, वैसे जनरली क्या होता है, प्रतिरोध के ऊपर उसका वैल्यू नहीं लिखा होता है, लेकिन जो कलर कोडेड होते हैं
उनके ऊपर क्या होता है, एक कलर की पट्टी बनी होती है। 4 बैंड का है तो 4 पट्टी, 5 बैंड का है तो 5 पट्टी, 6 बैंड है तो 6 पट्टी। ठीक है, उस पट्टी के हिसाब से हम उसको पढ़ते हैं, उसका एक कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से हम उसका क्या करते हैं, मान निकालते हैं। ठीक है, तो जो हमारा कलर कोड होता है वो हमारे रजिस्टर के ऊपर लिखा होता है, उसके हिसाब से हम रजिस्टर का मान निर्धारित करते हैं। तो अभी कलर कोड को हम लोग देख लेते हैं कैसा होता है उसका कलर कोडिंग। ठीक है, होता तो ऐसे ही है, बस उसका मान क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये दोस्तों क्या है हमारा, ये हमारा कलर बैंड है किसी भी रजिस्टर का, है ना। तो इस साइड में क्या है, हमारे कलर होते हैं ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, इसमें से जो व्हाइट तक के कलर है ये हमारे क्या है, बैंड को प्रेजेंट करते हैं 1 से 3 तक के। और जो ये सिल्वर और गोल्ड है ये हमारा क्या करता है, चौथे बैंड को रिप्रेजेंट करता है, जो होता है हमारा टॉलरेंस को बताने के लिए होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई हमारा 4 बैंड का रजिस्टर है। ठीक है, 1 2 3 4, 4 बैंड का रजिस्टर है, इसके अलग अलग मान लीजिए नाम है हमारे। पहला क्या है हमारा, पहला है रेड है मान लीजिए, है ना। और दूसरा हमारा जो बैंड है वो क्या है, ब्राउन का है। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा, ऑरेंज का है। और चौथा क्या है हमारा, गोल्ड का है मान लीजिए। ठीक है, इस तरह से 4 क्या है इसके कलर बैंड है। अभी इसके वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि अब क्या है, हम लोग बैंड को देखते हैं, जो हमारा फर्स्ट बैंड है और जो हमारा सेकंड बैंड है और थर्ड बैंड है। ठीक है, इसको देखें, फर्स्ट बैंड में क्या हमारा रेड है, तो रेड का वैल्यू हम लोग देखेंगे, रेड का वैल्यू है 2, तो सीधा लिख देंगे 2। ठीक है, आगे क्या है, ब्राउन है, तो ब्राउन का सेकंड बैंड में क्या है हमारा, ब्राउन है, ब्राउन देखेंगे हम लोग सेकंड बैंड में कितना है, 1 है। तो 1 को भी ऐसे लिखते हैं हम लोग जैसे इकाई और दहाई को एक साथ लिखा जाता है। अब तीसरा बैंड क्या है हमारा, तीसरा बैंड है हमारा ऑरेंज। ठीक है, तो ऑरेंज का जो है हमारा तीसरा बैंड में क्या है, 10 की पावर 3। तो ये जो 10 की पावर 3 होगा ये हमारा किस में होगा, गुना में होगा। आगे जो चौथा बैंड है हमारा वो किसका है, हमारा गोल्ड का है। गोल्ड का क्या होता है, प्लस माइनस 5% का क्या होता है, टॉलरेंस होता है। ठीक है, तो अब जब इसको हम करेंगे तो क्या होगा हमारा ये, हाँ इसका जब गुना होगा तो 1000 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 21,000 इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, और प्लस माइनस में 5% का क्या है हमारा टॉलरेंस है। अब इसको हम किलो में चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 21 किलो प्लस माइनस 5% ओम। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आया, 21 किलो ओम क्या निकल के आया, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू निकल के आया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जो भी आप कलर कोड लेना चाहें ले सकते हैं 4 बैंड का। ठीक है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, इस तरह के वैल्यू को हम लोग करके डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है उसका कितना मान है। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या इसको नेट से भी देखिएगा तो मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कलर बैंड हो गया। इस तरह से हम कलर बैंड से क्या करते हैं, रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं।